स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो अपना लेक्चर चल रहा था, चैप्टर चल रहा था बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, दूसरे लेक्चर में बच्चों हमने किंगडम मोनेरा की बात करी थी, तीसरे लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करी थी। आज बच्चों हम नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। जनरल बातें इन सबके बारे में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बात करी थी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। इसी तरह से बच्चों फिर हमने बात करी थी कि जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। हाँ, वहां पर मैंने बोला था कुछ एक्सेप्शंस हैं कि दूसरे किंगडम्स में भी आपको यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। जैसे एक एक्सेप्शन आपको यहां पर भी देखने को मिलता है, हम यीस्ट के बारे में बात करते हैं, जो क्या है एक यूनिसेल्यूलर फंजाई है। फंजाई सारी बच्चों यूकैरियोटिक होती है, तो एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आपको फंजाई में भी मिलेगा। जबकि वैसे इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हमने कहां इनकॉर्पोरेट कर रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रखा है बच्चों। आई बात समझ में? तो एक्सेप्शंस मिल जाते हैं यहां पर भी आपको। अब बच्चों किंगडम फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यदि हम बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जब हमने बिटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया का डिस्कशन करा था, वहां पर हमने सभी किंगडम्स के जनरल फीचर्स की मेन फीचर्स की बात करी थी। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि हम किंगडम फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सबके सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। यहां पर किसी तरह का कोई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा, मेजॉरिटी ऑलमोस्ट ऑल फंजाई, मेजॉरिटी ऑफ द फंजाई क्या होते हैं बच्चों, सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड मटेरियल है ना। मेजॉरिटी आर मल्टीसेल्यूलर, एक्सेप्शन है जैसे यीस्ट, वो यूनिसेल्यूलर फंजाई का एग्जांपल है। कुछ फंजाई ऐसी भी है जिनको हम खाते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल मशरूम्स, ठीक है। लेकिन काफी फंजाई ऐसी है जो डिजीज कोज करती है, फिर वो चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे अदर एनिमल्स हो बच्चों। जैसे सिंपल सा बहुत कॉमन सा डिजीज है बच्चों, दांत खाद खुजली, आपने देखा होगा ना, बीटेक्स लगा लो, एड आता है टीवी पे, तो वो क्या है, रिंग वर्म इन्फेक्शन है बच्चों, वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है ना। तो वेराइटी ऑफ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, इनके अंदर पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चलो आगे। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ, जैसा मैंने बोला था क्या है, सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। आपको इनके फीचर्स में एज वेल एज हैबिटेट में भी बहुत वेरिएशंस देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है, यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा बच्चों, यदि हम जब बाजार से ब्रेड लाते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखें तो 2 से 3 दिन के बाद उसके ऊपर एक ग्रीनिश ग्रोथ होने लग जाती है ना, सड़ने लग जाती है ब्रेड। इसी तरह से फ्रूट्स को भी यदि आप लंबे समय तक रखोगे तो वो सड़ने लग जाते हैं, उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की ग्रोथ होने लग जाती है बच्चों। वो सब क्या है, वो फंजाई ही है। फिर कुछ फंजाई को हम खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम है ना, टॉडस्टूल्स, तो अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। कुछ डिजीज कर रही है, कुछ हमारे खाने को डिकम्पोज कर रही है, कुछ को हम खुद खा रहे हैं बच्चों इन द फॉर्म ऑफ मशरूम्स एंड टॉडस्टूल्स। आगे भी और बात होगी इनके बारे में। फिर जैसे अभी मैंने कहा कि डिजीज करती है प्लांट्स के अंदर, उसका एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों आपको, मस्टर्ड प्लांट के अंदर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं पैरासिटिक फंगस की वजह से। इसी तरह का आगे एक और एग्जांपल आपको दे रखा है बच्चों, वीट रस्ट डिजीज होता है ना, ये पक्सीनिया फंगस से होता है। तो प्लांट्स में डिजीज कॉजिंग एजेंट भी होती है कई फंजाई। सम यूनिसेल्यूलर फंजाई, एग्जांपल यीस्ट, यूनिसेल्यूलर फंजाई है बच्चों सैकरोमाइसिस, इसका जेनेरिक नेम होता है, जीनस का नेम होता है, यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ये हम 12th क्लास में भी पढ़ेंगे बच्चों, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि जो यीस्ट है इसका यूज कई जगह करते हैं हम बच्चों। घर पे डोसा इडली बनता है, वहां पर आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब डोसा या इडली बनाती है तो पहले चावल और दाल का एक उसको मिक्सी में जो है ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाते हैं पहले, और उस पेस्ट के अंदर कई बार यीस्ट ऐड करके या सिंपल वैसे ही काफी समय तक 8 से 10 घंटे तक या 6 से 8 घंटे तक उसको रखा जाता है। हिंदी में हम बोलते हैं खमीर उठाने के लिए। वो क्या है, एक्चुअली फर्मेंटेशन हम करना चाह रहे हैं। क्या होता है बच्चों, यीस्ट यदि हम ऐड करेंगे तो यीस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस होती है ना। और ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से जो एक फ्लफीनेस पफीनेस आती है ना बच्चों, चाहे वो डोसे के अंदर हो, चाहे इडली फूली फूली अच्छी होती, सॉफ्ट होती, तभी तो अच्छी लगती है।
हार्ड होगी, बिल्कुल दबी दबी सी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो वो पफीनेस क्यों आती है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कहां से आई? जब हम यीस्ट एड करते हैं तो वहां पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से पफीनेस आती है बच्चों वहां पर, है ना। इसी तरह से तो ब्रेड बनाना, ब्रेड में भी जो मोटाई आती है बच्चों, सॉफ्टनेस आती है, स्पंजीनेस आती है, वो बिकॉज ऑफ यीस्ट होती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से। फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस बच्चों, है ना, बियर, ऐसी बेवरेजेस, ऐसे ड्रिंक्स जिनमें अल्कोहल होती है अलग अलग कंसंट्रेशन में, उसके हिसाब से उनके अलग अलग नाम होते हैं। कम कंसंट्रेशन है तो बियर, उससे ज्यादा है तो फिर वाइन। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, रम, जिन, तो ये आता है ना। तो जितनी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है उनमें भी काफी में यीस्ट का यूज होता है बच्चों। तो ये देखेंगे हम आगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में भी इस बारे में बात होगी कि भाई कहां कहां पर यीस्ट का यूज होता है, किस तरह से ये भी हमारे लिए काम की हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जो फंजाई है वो सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक ही है भाई, कहीं पर फायदेमंद भी है और कहीं पर नुकसानदायक भी है ना। चलो आगे देखते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे मैंने भी एग्जांपल आपको बता ही दिया बच्चों। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखो कितने वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, कहीं तो डिजीज कर रही है और कहीं पर इलाज कर रही है ना। फंजाई से हमें क्या डिजीज हो रहे हैं, लेकिन इलाज में कैसे हेल्प कर रही है? पेनिसिलियम फंगस बच्चों, जो पहली एंटीबायोटिक हमें मिली थी। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ। ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हैं और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं। यहां पर जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया की बात होती है जनरली बच्चों। तो ऐसे केमिकल्स जो एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मे बी बैक्टीरिया, मे बी फंजाई, और वो किल किसको कर रहे हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया को, जो हमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। तो जो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन बच्चों, वो किससे मिली थी? फंगस पेनिसिलियम से, है ना। आपको यदि याद हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा हो, मैं आगे भी पढ़ाऊंगा अगेन, जैसा मैंने बताया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ही हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेरेंडिपिटी बच्चों। सेरेंडिपिटी क्या होता है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्या आप कर तो कुछ और रहे थे, ढूंढ तो कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया, ठीक है। तो वहां पर हम बात करेंगे बच्चों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर करी थी, वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। चलो अब ये जो वर्ड है, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये वर्ड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कम से कम 2 से 3 बार, और अभी तो हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है ना। 3 चैप्टर में ही ये वर्ड कम से कम 3 से 4 बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये आएगा, बार बार पता होना चाहिए आपको। कॉस्मोपॉलिटन का मैंने मीनिंग आपको बताया था, जो सब जगह मिले। वहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि भगवान क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, हर जर्रे जर्रे में है, तो सब जगह है। तो ऐसी चीज जो आपको ऑलमोस्ट सब जगह मिल जाएगी, जैसे प्रोकैरियोट्स जो हम पढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा की हमने बात करी थी कि ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में भी मिल जाते हैं जहां पर यूजुअली दूसरी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। इन द सेम वे फंजाई भी कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है। ऑलमोस्ट सब तरह के एनवायरमेंट्स में या हैबिटेट्स में आपको फंजाई देखने को मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है बच्चों। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड कलर से करके लेकर आया हूं बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लेंगे आप। ये यहां से क्वेश्चन बनता है कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है फंगस की ग्रोथ के लिए। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा मॉइस्चर। यदि टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाए, नहीं, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है या जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस, यदि ये टेम्परेचर, इस रेंज में टेम्परेचर है प्लस मॉइस्चर है, तो फिर वहां पर फंगस मजे से ग्रो करेगी, भर भर के ग्रो करेगी। और इस तरह की चीजें कब देखने को मिलती है? मॉनसून रीजन में, है ना। मॉनसून वाला जो सीजन होता है बच्चों, अभी जो चल रहा है, अभी अब आ गया है, मॉनसून आगे हैं, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उमस बहुत ज्यादा होती है, साथ में रिलेटिवली टेम्परेचर भी। जैसे यदि हम हमारे राजस्थान की बात करें, कोटा से मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो यहां पर गर्मी भी होती है, उमस भी होती है, यानी कि वार्म भी है और ह्यूमिडिटी भी है, मॉइस्चर भी है। और ऐसी कंडीशन में फंगस जल्दी ग्रो करती है। तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे रीजन्स में जो लोग रहते हैं, उनको ये सजेशंस दिया जाता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए कि हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि आप दिन भर शूज पहन के रहेंगे,
तो शूज के अंदर क्या है, वार्म भी है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है वहां पर पैरों में, प्लस लगातार पसीना आता है तो मॉइस्चर भी मिल रहा है, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस पैरों में बढ़ जाते हैं बच्चों। एथलीट्स फुट उसको हम कहते हैं, रिंग वर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है कि कौन सी कंडीशंस फेवरेबल होती है फंगस की ग्रोथ के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट व्हिच आर यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटस। तो यदि हम यीस्ट को छोड़ दें जो कि एक यूनिसेल्युलर फंगस है, तो भी एक सिंगल सेल्ड फंगस है ना, उसको यदि हम छोड़ दें तो बाकी की जो फंजाई है वो कैसी होती है, फिलामेंटस, लंबी लंबी होती है बच्चों। कैसी होती है, लंबे लंबे फिलामेंट्स के फॉर्म में, रिबन लाइक फॉर्म में होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको फंजाई के अंदर बच्चों। आगे बात समझ में? तो आई थिंक यहां तक किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है बेटा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक, चलो। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने क्या कहा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। अब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर किसका बना हुआ होता है बच्चों, लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तीसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये चौथा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से मल्टीपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से ये फंजाई बनती है। अब हर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों, हाइफे कहलाता है ना। तो बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनाएंगे, एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या कहलाएगा, माइसीलियम। तो फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, मेजॉरिटी ऑफ फंजाई माइसीलियम फॉर्म में होगी जो कि फिलामेंट की तरह दिखेगा, और ये जो माइसीलियम है मल्टीपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होगा। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये क्या कहलाते हैं, जो मिलकर एक नेटवर्क यानी कि माइसीलियम बना रहे हैं बच्चों, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं हाइफे। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों ये जो हाइफे है, अभी आगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये हाइफे दो तरीके के हो सकते हैं। मान लो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एक हाइफा है बच्चों। अब इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, न्यूक्लियाई हैं बहुत सारे, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस मास ऑफ साइटोप्लाज्म, बीच में किसी तरह की कोई सेल वॉल या पार्टीशन नहीं है। तो ऐसा हाइफे जिसमें किसी तरह का कोई बीच में सेप्टा या वॉल या पार्टीशन नहीं है, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, पूरा अंदर साइटोप्लाज्म थ्रू एंड थ्रू भरा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म है, तो ऐसा हाइफे क्या कहलाएगा? आप क्या बोलोगे उसको, सेप्टेट बोलोगे या असेप्टेट बोलोगे? सेप्टा का मतलब होता है वॉल, सेप्टेट स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी वॉल्स हो, असेप्टेट जिसमें वॉल्स नहीं हो। तो ऐसा हाइफे जो मैंने यहां पर बना रखा है जिसमें वॉल्स नहीं है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये असेप्टेट कहलाएगा, पहली चीज। और यदि उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, कंटिन्यूअस जो साइटोप्लाज्म है उसमें बिना किसी पार्टीशन के बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, बीच बीच में कोई सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पार्टीशन नहीं है, तो फिर एक और वर्ड हम यूज करते हैं और वो वर्ड क्या है बच्चों, सिनोसाइटिक हाइफे आप उसको बोलोगे। तो कुछ फंजाई में आपको हाइफे कैसे मिलेंगे, कंटिन्यूअस ट्यूब्स की तरह मिलेंगे। ये ट्यूब होलो ट्यूब की तरह हो गई जिसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और वहां पर वर्ड यूज होता है बच्चों सिनोसाइटिक हाइफे। अब ये जो सिनोसाइट वर्ड है बच्चों, इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है और वो टर्म क्या है बच्चों, दैट टर्म इज सिंसीशियम। क्या होता है बच्चों वो टर्म, सिंसीशियम। अब वो सिंसीशियम और सिनोसाइट में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मैंने सिनोसाइटिक हाइफे तो बना दिया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म है। ये यदि शुरुआत से ऐसे ही बना है तो हम वर्ड यूज करेंगे सिनोसाइट। लेकिन मान लो शुरुआत में कैसा था, ये इस तरीके से था, बीच में सेल वॉल पार्टीशन थे और हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस था। सपोज करो शुरुआत में ये ऐसा था, और बाद में क्या हुआ, बाद में मान लो ये जो पार्टीशंस हैं बच्चों ये हट गए, बाद में ये डिसॉल्व हो गई बीच की वॉल्स, और डिसॉल्व होने के बाद ऑटोमेटिकली जब बीच की वॉल्स डिसॉल्व हो जाएगी तो वापस से ये क्या बन जाएगा,
एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों, है ना। अल्टीमेटली अब ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये शुरुआत में यूनी न्यूक्लिएटेड था, बीच में सेप्टा थे, बाद में सेप्टा डिसॉल्व हुए और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म बना। ये शुरुआत से ही जब फॉर्मेशन हुआ इसका तो ये ऐसा ही बना था, शुरुआत से किसी तरह की कोई पार्टीशन या वॉल या सेप्टा नहीं थे। यदि शुरुआत से ऐसा ही बन रहा है तो हम उसको सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। यदि बाद में ऐसा बन रहा है, शुरुआत में पार्टीशंस थे, तो फिर उसको हम सिंसीशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंसीशियम बोलेंगे। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है सबको, ठीक है। ठीक, तो यहां तक आई थिंक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अदर्स है सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। तो फंजाई में या तो आपको सिनोसाइटिक हाइफे मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म, या फिर कैसे मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे, पार्टीशन के साथ। उसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट या सेप्टे प्रेजेंट है भाई वहां पे। सेप्टा सिंगुलर होता है, सेप्टे प्लूरल होता है। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब बिटाकर की हमने बात करी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि जो किंगडम फंजाई है इसमें भी सेल वॉल होती है, लेकिन ये सेल वॉल प्लांट किंगडम से अलग होती है। प्लांट किंगडम में जो सेल वॉल आपको मिलती है वो सेलुलोज की मिलती है बच्चों, लेकिन यहां जो सेल वॉल मिलती है वो आपको काइटिन की मिलती है। काइटिन क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। कहां पढ़ेंगे काइटिन के बारे में हम, काइटिन का पूरा स्ट्रक्चर, फीचर, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम देखेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर देखेंगे बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे। चलो, those that depend on living plants and animals are called parasites। आपको पैरासाइट्स भी मिलेंगे जो डिजीज कॉजिंग फंजाई होती है बच्चों। एक और तरह की नेचर इनके अंदर देखने को मिलती है आपको, दैट इज सिम्बायोइट्स। तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये तो हमें पता ही है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, बदले में फायदा लेंगे, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है बच्चों, ऐसी एसोसिएशन जिसमें जो दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों को ही एक दूसरे से फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, दो तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई की जो मोस्ट कॉमन है, उनमें एक है लाइकन्स। लाइकन्स में किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, एल्गी के साथ हो रहे हैं बच्चों। क्या फायदा मिल रहा है फंजाई को, एल्गी क्या होती है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद अपना खाना बना सकती है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन शो करती है। तो एल्गी जो खाना बनाएगी वो फंजाई को मिल रहा है, तो फंजाई को न्यूट्रिशन मिल रहा है यहां से, ठीक है, ग्रो करने के लिए शेल्टर भी मिल रहा है। और एल्गी को यहां पर रिटर्न में क्या फायदा मिलता है बच्चों, एक तो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में से, उसके एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है, प्लस कहीं ना कहीं अगेन एक ग्रोइंग मीडियम मिलता है। तो ये जो लाइकन है बच्चों, दिस इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। मैं आपको कोशिश करूंगा इन द कमिंग डेज की आपको प्रत्यक्ष में, लाइव में लाइकन दिखाऊं, है ना। जहां पर मैं सर्जरी के लिए जाता हूं बच्चों, एनेस्थीसिया कॉल्स पे जाता हूं, जहां पर मैंने जो हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है, उसका जो रास्ता है करीब कोटा से 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर है, और बीच में पूरा घना जंगल है, पूरा घना जंगल है बच्चों बीच में जो जाता है। तो और अभी मॉनसून सीजन चल ही रहा है, बारिश के मौसम में वहां पर जो पेड़ होते हैं, क्योंकि एक चीज हम पढ़ेंगे बच्चों, इकोलॉजी में भी इसकी बात आएगी, और इस चैप्टर के एंड में भी लाइकन्स के बारे में बात है कि लाइकन्स पॉल्यूशन की बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। जहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा वहां पर आपको लाइकन की ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो वो जो एरिया है जहां पर मैं जाता हूं बच्चों, फ्रॉम कोटा टू राउत भाटा, बीच का जो एरिया है, जो एक बिल्कुल जंगल वाला एरिया है, वहां पर पॉल्यूशन ना के बराबर है। और इसीलिए जो रेनी सीजन होता है पर्टिकुलरली, वहां पर इस समय पर वहां के पेड़ों के तनों पर, स्टेम पर आपको लाइकन की ग्रोथ मिल जाती है। तो अब जब भी मैं जाऊंगा, यदि मेरे को ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि लाइव में, रियलिटी में लाइकन आपको कैसी देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एक तो लाइकन हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दूसरा बच्चों, ये इसी तरह की सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ शो करती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं माइकोराइजा। राइजा वर्ड यहां पर रूट्स के लिए यूज हो रहा है, माइको वर्ड डिनोट्स फंजाई। तो फंजाई और रूट्स के बीच के एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन बच्चों, या माइकोराइजा कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, फंजाई प्लांट की रूट्स को मदद करती है सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इन रिटर्न फंजाई को क्या फायदा हो रहा है कि उसको एक तरह से शेल्टर मिल रहा है, जगह मिल रही है अपनी ग्रोथ के लिए, और साथ में न्यूट्रिशन वहां से डिराइव करेगी, ठीक है। तो तीनों तरह का
आपको यहां पर फीचर देखने को मिल रहा है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी फंजाई शो करती है। आगे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। इन द सेम वे फंजाई में भी ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूज होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यूज होता है। पर्टिकुलरली जब हम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स आते हैं बच्चों? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तीनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको, सपोज करो मेरा हाथ कटकर गिर जाए, यहां पर अलग हो जाए, ठीक है। अब मेरी बॉडी का एक फ्रेगमेंट अलग हो गया, अब उस फ्रेगमेंट से, उस हाथ से एक नए अंशुमंसर ग्रो कर जाए, वहां पर ग्रोथ हो जाती है, रीजनरेशन हो जाता है और एक नए अंशुमंसर बन गए, तो एक से दो अंशुमंसर हो गए। और जब एक से दो इंडिविजुअल हो जाते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? वहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है ना। यहां पर क्योंकि दो तरह के कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दो अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाएगा, जिसको प्लांट्स या फंजाई के केस में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो होगी फ्रेगमेंटेशन की बात। फिजन की बात करेंगे। फिजन में क्या होता है बच्चों? फिजन में ये होता है कि मान लो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले बच्चों इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक। और बाद में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और एक से दो सेल बन जाएगी बच्चों, है ना। दिस इज कॉल्ड एज फिजन। यदि एक से दो बन रही है तो बाइनरी फिजन कहलाएगा। एक से मल्टीपल बन रही है, यानी कि दो से ज्यादा बन रही है डॉटर सेल्स, तो मल्टीपल फिजन कहलाएगा। क्लियर? फिजन क्या होता है? अब बडिंग। बडिंग कुछ कुछ फिजन के जैसा होता है, लेकिन अंतर होता है उसमें। क्या अंतर होता है? बडिंग में क्या होगा बच्चों? बडिंग में, जैसे फिजन में तो क्या हो रहा था कि दो इक्वल सेल्स बन रही है, जनरली इक्वल सेल्स बनती है फिजन के अंदर, लेकिन बडिंग में पहले एक प्रोजेक्शन निकलेगा फ्रॉम द पेरेंट सेल, है ना। और अगेन कैरियोकाइनेसिस तो होगा, तो जो न्यूक्लियस है उसका जो डुप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, और फिर उसके बाद एक न्यूक्लियस चला जाएगा उस बड के अंदर। बाद में वो बड जो है बच्चों वो पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी, और फिर अलग होने के बाद वो प्रॉपर्ली ग्रो करेगी, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेगी, अपने पेरेंट की ओरिजिनल साइज भी एक्वायर कर सकती है। तो फिजन और बडिंग में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस यही है कि बडिंग में पर्टिकुलरली पहले एक प्रोजेक्शन, एक बड लाइक कली के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, और फिर बाद में वही न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और वो अलग हो जाएगी पेरेंट से। फिजन में ऐसा कुछ नहीं होता कि अलग से कोई प्रोजेक्शन निकल रहा है, वहां पर डायरेक्ट सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, और फिर दो डॉटर सेल्स बनती है। तो आई थिंक ये जो तीनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मीन्स है बच्चों फंजाई में, ये आपको क्लियर हो गए होंगे और इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो ये तीन हो गए, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो अपन ये बोलेंगे फंजाई में। अब बच्चों फंजाई में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक और तरीके से होता है, और वो तरीका होता है स्पोर फॉर्मेशन। किसकी मदद से होता है बच्चों? स्पोर्स की मदद से होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जब अभी अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों, तो वहां पर क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जो अलग अलग क्लासेस ऑफ फंजाई हम पढ़ते हैं बच्चों, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो वहां पर देखेंगे अलग अलग क्लासेस में जो स्पोर्स बन रहे हैं फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं बच्चों फंजाई में, उनके नाम अलग अलग हैं, और वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि इस पर्टिकुलर फंजाई में कौन से टाइप के असेक्सुअल स्पोर्स मिलेंगे, या ये वाले सेक्सुअल स्पोर्स कौन सी ग्रुप ऑफ फंजाई के अंदर मिलते हैं, तो वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। यहीं से याद करते हुए और समझते हुए चलेंगे हम। तो असेक्सुअल स्पोर्स में एक तो याद रखना है बच्चों आपको नाम कोनिडिया। कोनिडिया वर्ड आ रहा है, इसका मतलब फंजाई के असेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं। अब किस किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ फंजाई में मिलेंगे वो आगे अभी बात कर लेंगे अपन, ठीक है। और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स हैं, यानी कि वो स्पोर्स जिनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फंजाई में। कुछ में स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, कुछ में जूस्पोर्स बनते हैं, और कुछ में कोनिडिया नाम के स्पोर्स बनते हैं बच्चों। जू स्पोर्स की खासियत क्या होती है कि दीज आर मोटाइल स्पोर्स, मोटिलिटी देखने को मिलेगी आपको इनके अंदर बच्चों।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनते हैं बच्चों फंजाई में, उनके नाम इनसे अलग होंगे। फॉर एग्जांपल ऊस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स बहुत इजीली याद रख सकते हो बच्चों, जो क्लासेस के नाम है वहीं से इनके नाम दिए। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं बच्चों, ये किसके अंदर बनते हैं? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं जिनको हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर भी बन सकते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज के बाहर भी। मान लो एक स्ट्रक्चर है, ये है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगी। अब यदि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं बच्चों, यदि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो हम कहेंगे एंडोजिनस, क्योंकि ये वर्ड आएंगे भी आगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ते हैं बच्चों। फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत तरीके से पढ़ना। एनसीईआरटी ने बहुत छोटे में इसको निकाल दिया है, लेकिन यदि हम अभी हर जो वर्ड्स आपको दे रखे हैं, यदि इनका मीनिंग आपने नहीं समझा, कंसेप्ट आपने नहीं समझा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली बात अभी हम करेंगे यहाँ पर फंजाई में, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंशिएट करोगे फंजाई में, वो नहीं समझा तो फंजाई समझ में नहीं आएगी। फंजाई की क्लासेस तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी यदि जो अभी हम जनरल फीचर्स देख रहे हैं फंजाई के, ये समझ में आ गए तो। इसीलिए आज का जो पूरा लेक्चर है वो मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल फीचर्स ऑफ फंजाई को डेडिकेट कर रहा हूं। आप सोचो, मुश्किल से 10-12 लाइनें हैं, उसमें पूरा 1 घंटा हमें लगने वाला है ना। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखना, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर यदि स्पोर्स बन रहे हैं तो हम उसको कहेंगे एंडोजिनस। क्या बोलेंगे? एंडोजिनस स्पोर फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे बच्चों हम एंडोजिनस स्पोर फॉर्मेशन। और यदि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर ऐसे मान लो इसके ऊपर बन रहे हैं, जैसे हम देखेंगे बच्चों कोनिडिया के केस में, है ना, बाहर बन रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सोजिनस स्पोर फॉर्मेशन। अंदर एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। एंडोजिनस स्पोर फॉर्मेशन एंड एक्सोजिनस स्पोर फॉर्मेशन। आई थिंक ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा, आगे इसकी बात चर्चा होगी बच्चों। चलो आगे देखते हैं अब, है ना, यहां तक आया सबको समझ में? तो ये जो स्पोर्ट्स के नाम हैं, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे वहां समझ में आ जाएंगे। अब एनसीईआरटी ने यहां पर क्या बात करी है, द सेक्सुअल साइकिल यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई के अंदर देखने को मिलता है, उसमें 3 स्टेप्स देखने को मिलते हैं बच्चों। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमिट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। गेमिट फॉर्मेशन हुआ और 2 गेमिट जो बन रहे हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं बच्चों यहां पर, ठीक है। उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, या सिंपल वे में अभी समझना चाहो तो जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, उसकी मिक्सिंग हम कह सकते हैं, फ्यूजन होगा, आपस में जुड़ेगा दोनों का, दैट विल बी नोन एज प्लाज्मोगेमी। उसके बाद दोनों न्यूक्लियाई जो होंगे गेमीट्स के, वो फ्यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोगेमी, है ना। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स जैसे होता है वैसे ही यहां पर भी हो रहा है, सिंपल है ना। हमारे अंदर भी हम देखते हैं तो गेमीट्स में ही होता है, पहले प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी। आगे बात समझ में? फिर मियोसिस, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। हमारे में तो क्या होता है बच्चों, गेमीट्स हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड गेमीट्स फ्यूज हुए, डिप्लॉइड जाइगोट बना, और डिप्लॉइड जाइगोट फिर माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस शो करता है, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब जाइगोट डिवाइड होकर डिप्लॉइड सेल्स ही बनाएगा और पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फंजाई में जो मेन बॉडी होती है बच्चों, वो हैप्लॉइड होती है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, गेमीट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बन रहा है वो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यदि इसके अंदर माइटोसिस होगा आगे, तो फिर पूरी जो फंगस की जो बॉडी बनेगी बच्चों, वो डिप्लॉइड सेल्स की बनेगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी होती है फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर। तो हम क्या चाहेंगे, इस जाइगोट से क्या बननी चाहिए, हैप्लॉइड सेल्स बननी चाहिए। और डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल कैसे बनेगी, आधा क्रोमोसोम नंबर कैसे होगा बच्चों, बाय रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस। मियोसिस करना यहां पर जरूरी है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पर आपको मियोसिस देखने को मिलेगा। तो यहां पर जाइगोट में मियोसिस होगा बच्चों, और उस मियोसिस से पहले क्या बनेंगे, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर्स नथिंग बट स्फेरिकल जनरली या ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके ऊपर एक टफ शेल या कवरिंग हम कह सकते हैं, लेयर होती है बच्चों। मतलब इनके ऊपर ऐसी कवरिंग्स होती है जिसकी मदद से ये अनफेवरेबल सिचुएशंस को सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे टफ वॉल्ड स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर्स कहते हैं।
तो यहां पर जो जाइगोट है बच्चों वो मियोसिस शो करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। लेटर ऑन यही हैप्लॉइड स्पोर फिर किसमें जर्मिनेट होते हैं या ग्रो करते हैं? फंगल हाइफे में ग्रो करते हैं और एक फंगस के माइसीलियम को बनाने में मदद करते हैं। पूरा नेटवर्क ऑफ हाइफे बन जाता है जिससे एक नई फंगस ग्रो करती है बच्चों। आगे बात समझ में। यहां पर और एक डिटेल दे रखी है इसी के बारे में, जो 3 स्टेप है। अब इनमें देखो क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। When a fungus reproduces sexually, sexual reproduction की हम बात करें, अब देखो सब समझ में आ जाएगा। 2 हैप्लॉइड हाइफे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 पेरेंट होने जरूरी है। तो 2 अलग अलग फंगस, मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है तो हैप्लॉइड हाइफे क्या करेंगे बच्चों? कंपैटिबल मेटिंग टाइप, मतलब जो आपस में मेटिंग कर सकते हो, दे कम टुगेदर एंड फ्यूज, फ्यूजन हो जाएगा। जब 2 हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज कर रही है, एक तरह से यहां पर गेमेटिक फ्यूजन हो रहा है, तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cell. अब कुछ फंजाई में तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये मान लो, अभी फिलहाल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज है फंजाई की हम बात कर लेते हैं कि यहां पर बच्चों मान लो कि 2, इसको अपन शेप दूसरा बनाए ताकि फंगस का फील आएगा अपने को, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे बनाते हैं, है ना फिलामेंट। ये मान लो 2 हैप्लॉइड हाइफे ये फ्यूज कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हो रहा है। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि यहां पे इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बन रहा है उसके अंदर, तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन है, प्लाज्मोगेमी, वो तो हो गई, लेकिन अभी कैरियोगेमी नहीं हुई है, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ। दोनों न्यूक्लियस अलग अलग पड़े हुए हैं देखो। और यदि कुछ समय तक ये ऐसे ही पड़े रहे, इमीडिएटली फ्यूज नहीं हो दोनों न्यूक्लियाई, तो हम क्या कहेंगे? अभी एक बीच में ऐसी स्टेज आ गई, अल्टीमेटली होंगे ये फ्यूज, अल्टीमेटली ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है काम? 2 तरीके से हो सकता है। एक तो इमीडिएटली फ्यूज हो गए, जैसे ही दोनों हाइफे फ्यूज हुए, दोनों गेमीट फ्यूज हुए, न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो गया, फटाफट एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो स्टेज है जहां पर दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग हैं, आपस में फ्यूज नहीं हुए, ये कुछ समय तक एग्जिस्ट करे। ये सिचुएशन, ऐसी फंजाई जिसमें ये सिचुएशन कुछ समय तक एग्जिस्ट करती है, तो ये जो फेज बीच में आता है बच्चों, ये फेज क्या कहलाता है? दिस फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियन स्टेज। क्या कहलाता है बच्चों? डाइकैरियन स्टेज कहलाता है। इंटरमीडिएट स्टेज यदि आता है तो, है ना। और ये फेज पूरा क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर डाइकैरियन कहलाएगा, फेज कहलाएगा डाइकैरियोटिक फेज। डाई मींस 2, कैरियो वर्ड रेफर्स टू न्यूक्लियस। ऐसा फेज, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें थोड़े समय के लिए 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जो अभी तक फ्यूज नहीं हुए। अल्टीमेटली दोनों फ्यूज होंगे, एक डिप्लॉइड जाइगोट या स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। However, in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. Ultimately क्या होगा? Later the parental nuclei fuse. Ultimately दोनों nuclei fuse करेंगे and the cell become diploid. Cells कैसे बन जाएगी? Diploid cells बन गई है। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. अब ये जो यहां पर डिप्लॉइड सेल्स बनी है बच्चों, है ना, फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी, जैसे मैंने अभी बोला था, उनके अंदर ये डिप्लॉइड सेल्स होगी बच्चों, ये सब डिप्लॉइड सेल्स है, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल्स है ये क्या शो करेगी बच्चों? ये शो करेगी रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। अंदर बन रहे हैं तो एंडोजिनस, बाहर की तरफ बन रहे हैं तो एक्सोजिनस सर्फेस पे बनते हैं। कुल मिलाकर लेकिन फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी और फिर जो डिप्लॉइड सेल्स है वो मियोसिस शो करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर ग्रो करते हैं इनटू फंगल हाइफे, जिससे एक नई फंगस ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस होती है बच्चों। आई थिंक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है फंजाई में पूरी तरह से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक सारी बात होगी, सारी चीजें समझ में आ गई। अब बच्चों क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे। 4 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं किंगडम फंजाई को, मेनली किस बेसिस पे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पर आप क्लासिफाई करोगे फंजाई को। तो पहले हटा देते हैं, चलो।
कौन कौन से फीचर्स हैं बच्चों? जो मेन 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई करते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, जैसे मैंने बोला था ना अभी, माइसीलियम कैसा है, असेप्टेट है या सेप्टेट है, मतलब उसमें बीच में पार्टीशंस हैं या नहीं है, सिनोसाइटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म है या नहीं है, ब्रांचिंग है या नहीं है। ये होगी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम बच्चों, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स कौन से मिल रहे हैं, असेक्सुअल स्पोर्स कौन से मिल रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कौन से मिल रहे हैं। असेक्सुअल स्पोर्स जो मिल रहे हैं वो एक्सोजिनस फॉर्मेशन हो रही है, एंडोजिनस फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी के बाहर के सरफेस पे हो रही है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो रही है, उस बेसिस पर क्लासिफाई करोगे आप, ठीक है। तीसरा, फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप की बन रही है, अगेन फ्रूटिंग बॉडीज जिस टाइप की बन रही होगी अकॉर्डिंगली स्पोर्स बन रहे होंगे बच्चों। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर हम किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये 4 क्लासेस कौन कौन सी है बच्चों? पहली क्लास फाइकोमाइसिटीज, दूसरी कौन सी देखेंगे, एस्कोमाइसिटीज, तीसरी कौन सी देखेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथी कौन सी देखेंगे बच्चों हम, ज्यूटेरोमाइसिटीज। ज्यूटेरोमाइसिटीज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग बात उसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं है, कोई डाउट हो तो बच्चों बता देना।